हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित मीणा आर्यू में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षार और लवण के बारे में, जो सेकंड चैप्टर है 10th साइंस बुक का एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर साइंस क्लास 10th। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं, अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ की आवश्यकता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अम्ल क्षार और एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट इंग्लिश में बोलते हैं। अम्ल देख लीजिए, अम्ल की पहले बात करते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को ले जाने पर उसे कैसे कर देते हैं, लाल कर देते हैं। यानी इनको स्वाद में चखने पर कैसे लगेंगे, आपको खट्टे लगेंगे, और नीले लिटमस पत्र को ले जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। एक उदाहरण एग्जांपल दूं, क्योंकि इसे क्या है, अपन तेजाब बोलते हैं किस भाषा में, उर्दू भाषा में। अम्ल को उर्दू भाषा में तेजाब बोला जाता है। जब आप किसी व्यक्ति पर तेजाब को फेंकेंगे, कोई व्यक्ति है उस पर आप तेजाब को फेंकेंगे, तो तेजाब को फेंकेंगे वो आग बबूला हो जाएगा यानी लाल हो जाएगा। तो अम्ल के यहाँ से याद कर लीजिएगा दोस्तों कि नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। आर्रेनियस के अनुसार, आर्रेनियस एक साइंटिस्ट है, उसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मतलब जो अम्ल, ये उदाहरण है एग्जाम्पल, अम्ल के एग्जाम्पल क्या है, HCl H2SO4 CH3 COOH, HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3 COOH इसका नाम है एसिटिक अम्ल। तो इनको अगर हम जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या है, H+ आयन देंगे। तो ये किस साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था, आर्रेनियस नामक साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था। अब क्षारक की बात करते हैं, क्योंकि विशेष कई बार अम्ल और क्षारक में अंतर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आपको अम्ल और क्षारक की परिभाषा लिख रखा है, इतना लिख के आना है। तो क्षारक की बात करते हैं। क्षारक कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं, यानी अम्ल का उल्टा है। ठीक है, क्षार हो गई। अब आर्रेनियस नामक साइंटिस्ट, उसकी भी परिभाषा दी है तो इसकी भी देगा, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर कौन सा आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। जैसे क्षार के एग्जाम्पल कौन कौन से, NaOH, MgOH का ऑल्टो-H, CaOH का ऑल्टो-H। NaOH को अपन क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का ऑल्टो-H इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ऑल्टो-H को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं लिटमस प्राकृतिक सूचक होता है। जो लिटमस पत्र हैं वो प्राकृतिक सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। हल्दी है ना, आपके घरों में हल्दी रहती है, वो कभी कभार लाल कलर की हो जाती है, अलग कलर चेंज कर लेती है, पीले से लाल हो जाती है। तो ये क्या है, हल्दी भी एक सूचक है। इसके बाद संश्लेषित सूचक की बात कर लेते हैं। कृत्रिम सूचक यानी संश्लेषित सूचक द्वारा मानव द्वारा निर्मित सूचकों के नाम लिखिए। आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का, तो आप लिखेंगे मेथिल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन, जो कि कृत्रिम सूचक है। लिटमस विलयन कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। जो थैलोफाइटा समूह, जैसे अपने परिवारों के अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे कोई कौन सा परिवारों के नाम होते हैं ना, तो इसी प्रकार क्या है कि पादपों के समूह होते हैं, और पादपों के समूह में ये थैलोफाइटा है। और थैलोफाइटा वर्ग में ये कौन सा पादप है, लिचेन पादप। लिचेन पादप से क्या, लिटमस विलयन निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि आपके आंसर का जरूर रिप्लाई करेंगे। गंधीय सूचक की बात करें कि गंधीय सूचक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। अब इनकी रासायनिक अभिक्रिया बात कर लेते हैं। पहले चैप्टर में अपन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बात कर चुके थे कि अभिकारक होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, पहले चैप्टर में बात हो गई। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं धातु के साथ कराएंगे, किसकी, अम्ल और क्षार की। तो अम्ल की अगर हम क्रिया कराएंगे धातु के साथ तो क्या बनता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चित्र के अनुसार सभी उपकरणों को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। प्रकनली में 5 ml क्या देते हैं, तनु H2SO4। तो देखिए आपके डायग्राम के अनुसार, देखिए पहले चैप्टर में भी ये डायग्राम बना चुके हैं। तो देखिए आपने इसमें लिया है क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब यानी फरक नली, और ये स्टैंड के साथ जुड़ी हुई है। और ये क्या है, इसमें क्या है, जिंक के टुकड़े डाले हुए हैं। इस प्रकनली में H2SO4 डाला, उसके बाद क्या डाला, जिंक के टुकड़े। उसके बाद क्या लगा दी अपने, कॉर्क डिलीवरी ट्यूब ये जा रही है, ये कॉर्क है। इसको क्या है, कॉर्क की सहायता से डिलीवरी ट्यूब को एक टब में ले गए हैं, और टब में आते ही क्या है कि ये दोनों क्रिया करेंगे। क्या, कौन कौन करेंगे, जो जिंक है और H2SO4, जिंक और H2SO4 क्या करेंगे, दोनों क्रिया करेंगे। तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब वो हाइड्रोजन गैस क्या है, टब के अंदर क्या है, सावन का घोल भरा हुआ है। अब वो सावन के घोल के क्या है, आप देख सकते हैं कि गुब्बारे बनेंगे ना, गुब्बारे बनेंगे। अब वो गुब्बारे क्या है बनेंगे। अब उनके गुब्बारों के पास अपन क्या ले जाएंगे, एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कैंडल बोलते हैं, उसे ले जाएंगे।
अब उससे ले जाने के बाद गुब्बारे किस ध्वनि के साथ फूटेंगे? पॉप साउंड, यानी फटफट की ध्वनि के साथ फूटेंगे। तो समझ लेना फटफट की ध्वनि के साथ कौन सी गैस फूटती है, कौन सी गैस आवाज करती है? हाइड्रोजन गैस। यही बताया गया है इस प्रयोग के अंतर्गत। और नीचे देख लेते हैं, देख लिए दोस्तों। अब परखनली में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं। पहले क्या डाला था? H2SO4। फिर उसके बाद क्या डाले थे? छोटे छोटे जिंक के टुकड़े। जिंक धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर जिंक सल्फेट बनाती है। वो आगे नीचे रासायनिक समीकरण में समझाया जाएगा। देखते हैं अभी दोस्तों। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, ठीक है, मैंने अभी बता दिया है। जो हमें आसन पर रखे गैस जार में बुलबुलों के रूप में प्राप्त होती है। वो गुब्बारे बने थे साबुन के घोल के। तो हमने क्या लिया था? अम्ल लिया था। कौन सा अम्ल लिया था? H2SO4। और उसकी क्रिया किससे कराई थी? धातु से। धातु क्या है हमारे पास? जिंक। तो जिंक धातु है और H2SO4 क्या है? अम्ल। तो देख लो, मैंने तोड़ना बताया आपको फर्स्ट चैप्टर में, देख सकते हैं, डिस्कशन में लेंगे। यहाँ से 20 से तोड़ेंगे इसको। H2SO4 को 20 से तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ZnSO4 और H2 अलग हो जाएगा यहाँ से। तो ZnSO4 बन गया और क्या बन गया? H2। तो ZnSO4 क्या है? लवण। और मैंने पहले ही बता दिया है कि अम्ल और ये अम्ल धातु के साथ मिलकर किसका निर्माण करेंगे? लवण का निर्माण करेंगे। और कौन सी गैस लिख रही है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस का अपन प्रैक्टिकल के अनुसार कैसे पता करेंगे कि फटफट की पॉफ की ध्वनि के साथ आवाज करती है? अगर हम मोमबत्ती ले जाएंगे, मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो किस आवाज के साथ फटफट की ध्वनि करेगी? फटफट की ध्वनि के साथ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं, ठीक है। अब क्षार धातु के साथ क्रिया करेगा। अब अभी तो अम्ल की थी, अब क्षार धातु के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा। तो ये क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार हमारे पास। ये किससे करेगा? जिंक धातु के साथ क्रिया करेगा। तो NaOH को बीच से तोड़ेंगे तो क्या बोलेगा? Zn+2 होता है। Zn+2 होता है, OH माइनस। तो Zn Na2 क्यों आया? क्योंकि इसके पास जो संयोजकता है वो इसके नीचे चली गई। तो Na2 ZnO2 और ये क्या बना? हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। आपको सबको पता है कि धातु के साथ क्रिया करके क्या दे रहे हैं? दोनों हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ये दोनों अम्ल और क्षार में क्या समानता होगी? कि दोनों धातु के साथ क्रिया कर कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब सेकेंड रिएक्शन है हमारे बीच। सेकेंड रिएक्शन क्या बोलती है? एक मिनट दोस्तों। सेकेंड रिएक्शन बोलती है कि धातु कार्बोनेट, एक तो धातु होगी और एक क्या होगा? कार्बोनेट। कार्बोनेट यानी CO3 2- कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CO3 2- कार्बोनेट का सूत्र फॉर्मूला CO3 2-। तो यहाँ तक कोई बात नहीं होगी। एक तो धातु होगा, एक कार्बोनेट होगा, तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये है ना धातु कार्बोनेट, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। तब क्या बन जाएगा? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अम्ल के साथ क्रिया कराओ तो अम्ल के साथ परखनली 1 लेंगे और परखनली 2। परखनली 2 में क्या करेंगे? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या है हमारे पास? Na2CO3 क्या है? धातु कार्बोनेट। कैसे बनाइए हमारे पास? देखिए, Na पे क्या होता है? Na पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है। और धातु के पास जो कार्बोनेट है ACO3 2- होता है। तो 2 तो आ गई इसके नीचे। 2 तो 9th क्लास में बता दिया गया, एक बार और बता रहा हूँ। 2 तो आ गई नीचे और ये आपका फॉर्मूला बन गया Na2CO3। तो इसकी किसके साथ अवक्रिया कराएंगे? HCl के साथ। HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो इसको तोड़ दो, तोड़ना सिखाया मैंने। तो क्या बनेगा? NaCl बन गया ना, माइनस प्लस के साथ जुड़ेगा। जैसे लड़का आकर्षित किससे होता है? लड़की से। तो अलग अलग जो संयोजकताएं हैं वो धनायन ऋणायन के साथ जुड़ेगा और ऋणायन धनायन के साथ जुड़ेगा। ऐसे ही तो जुड़ेंगे क्या? धनायन धनायन को जोड़ेंगे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो Cl पे क्या होता है? माइनस बैलेंसी होती है ना। तो यहाँ तक क्या बन गया? NaCl के बाद और क्या बचा हमारे पास? H2O के बाद CO2 गैस निकलेगी। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी, आप रिएक्शन करके देख सकते हैं। इसके बाद NaSCO3 हमारे पास क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? Na को सोडियम, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन और CO3 को कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ तो कोई समझ है? ये क्या है? HCl हमारे पास क्या है? कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी क्रिया कराएंगे किससे? NaSCO3 से। क्या बनेगा? NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी, संतुलित करना सिखा दिया है पहले चैप्टर में। अब क्या करते हैं दोस्तों? जो हमारे पास क्या प्राप्त हुई थी? CO2। अब इस CO2 की क्रिया कैसे कराते हैं? चूने के पानी से। अब इस चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसके साथ चूने के पानी के साथ CO2 क्रिया करके क्या बनाएगा? जो गैस है वो क्रिया करके क्या बनाएगा? CaCO3, जिसे अपन क्या बोलते हैं? चूना पत्थर या कड़िया या संगमरमर बोला जाता है। तो इसे प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। देखिए, ये आपके पास डायग्राम है, तो इस डायग्राम में ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 2 प्रकनली ली है मैंने, एक प्रकनली ये रही और एक प्रकनली ए आपके सामने। अब ए प्रकनली में तो क्या किया है हमने? ए प्रकनली में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? किससे बन रही है? जो बनी थी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराई, तब हमें क्या प्राप्त हुई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस कीप की सहायता से दूसरी परत ली, जिसमें क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल्टोएस, जैसे बोलते हैं बुझेऊ, चूने का पानी, उसमें क्या है? उस गैस को ले गए तो उसने क्या बनाएगा? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका टेस्ट ट्यूब में प्रयोग, जो कि आप प्रयोगशाला में करेंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अम्ल क्षार, आगे बोल रहा है अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, तो आप बोलेंगे उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। वो कैसे, वो अभी जानते हैं, देख लीजिए। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया, जिसमें लवण और किसका निर्माण हो? जल का निर्माण। तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण। देख लो आप, HCl लिया, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की अभिक्रिया कराएंगे आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो H प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस, H प्लस अलग, Cl माइनस, Na प्लस अलग और OH माइनस। Na प्लस किससे जुड़ेगा? Cl माइनस से, तो क्या बनेगा? NaCl, और ये क्या बना? H2O, जल। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। ये तो रिएक्शन है, आपको 9th क्लास में बता दी जोड़ना, तो और नहीं आती हो तो 9th की वीडियो देखो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। अब बताते हैं कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्ल के साथ एक तो धातु होगा, उसके साथ क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, तभी तो बना धात्विक ऑक्साइड। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, धातु लिया अपने CO को क्या बोलते हैं? कॉपर। तत्व लिखाया है मैंने आपको, तो CO को क्या बोलेंगे? कॉपर। और कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसे बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड हो गया। उसकी क्रिया किससे कराएंगे? अम्ल के साथ क्रिया करा दो, तो क्या बनेगा? यहाँ से जो माइनस है वो प्लस के साथ जुड़ेगा, तो Cl माइनस Cu+2 के साथ जुड़ेगा। तो देख लो, CuCl2 बन गया, जो कैसे कलर का है? नीले हरे कलर का है। और उसके साथ क्या है? ये 2H2O बन गया। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में कॉपर क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। वही जो ऊपर हमने अभिक्रिया लिखी है उसको क्या है? हिंदी में लिख दिया, समझा दिया, कोई समस्या। अब 4 नंबर अभिक्रिया क्या बोलती है? क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड, अधातु मतलब अधातु लेंगे, अधातु नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, बताएंगे उसमें कि अधातु क्या होती है, धातु क्या होती है। तो CaOH का क्या लेंगे? ऑल्टोएस। उसकी किससे क्रिया कराएंगे? CO2 से कराएंगे। अधात्विक ऑक्साइड तो वही है CO2, कार्बन क्या है? अधातु, और ऑक्साइड आपको पता है ऑक्सीजन लेंगे, तो CO2 क्या हो गई? अधात्विक ऑक्साइड। उसकी किससे कराएंगे? क्षार के साथ। तो क्षार क्या है? CaOH का ऑल्टोएस, जिसको अपन चूने का पानी भी बोलते हैं। चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो उसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CaCO3। अभी आपने पहले भी कर चुके हैं इस अभिक्रिया को। और क्या बनेगा? जल, H2O, क्योंकि इसको बीच में से तोड़ो, बीच में तोड़ेंगे तो Ca+2 बनेगा, Ca+2 और OH माइनस, Ca+2 और OH माइनस, तो CaCO3 बन गया ना। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। अब आपके पास 2-3 क्वेश्चन बनते हैं दिमाग में कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है? मैंने अपने बनाए हुए हैं आपके लिए, और इन क्वेश्चनों से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके पेपर में। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन दिए उनको याद कर लीजिएगा दोस्तों। दही और खट्टे पदार्थ कैसे होते हैं? अम्लीय। आपको पता है खट्टे क्या होंगे? अम्लीय तो होते हैं खट्टे। जो पीतल और तांबे के बर्तनों में के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, जो विषैले होते हैं। जो लवण बनाएंगे ना वो विषैले होंगे। इस कारण दही और अन्य खट्टे पदार्थ, वो खाने योग्य पदार्थ क्यों रखेंगे अपन? क्योंकि विष बन जाएगा, विष से व्यक्ति मर जाएगा, तो क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्योंकि उसके अंदर क्या बनाते हैं? वो लवण बनाते हैं, और वो लवण होते हैं जो कैसे, किस प्रकार के होते हैं? विषैले टाइप के होते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, तो देखिए धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया क्या बनाती है? सब क्वेश्चन कर चुके हैं अपन पहले। जब एक अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। आपको सबको पता है, मैंने बताई थी। धातु के साथ क्षार भी क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो उदाहरण के लिए जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करेंगे? क्रिया कराएंगे, क्योंकि उदाहरण बहुत जरूरी है सर दोस्तों, उदाहरण बहुत जरूरी है, तो उदाहरण लिखना जरूरी है। तो जिंक की क्रिया कराएंगे किससे? H2SO4, उसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ZnSO4 बनेगा। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच के लिए गैस के समीप एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, और धमाके के साथ आवाज करती हुई क्या जलेगी, और उसका तब हम जान लेंगे, फटफट की ध्वनि के साथ जलेगी, तो उसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। अभी प्रैक्टिकल कर चुके हैं आप ऊपर। एक क्वेश्चन और बनता है,
एक क्वेश्चन कौन सा बनता है, कोई धातु है, धातु यौगिक है ए, तनु क्रिया करके क्या बनाएगा, तो ये है। तो धातु ए का नाम पूछा है और कैल्शियम कार्बोनेट होगा, उत्पन्न गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने ये क्वेश्चन कर चुका है, आप इस क्वेश्चन को क्या है पहले ही करा चुका हूं मैं। तो ये क्या है, कुछ प्रकार क्वेश्चन बनेगा, आपको ये दे रखा है ऐसे बनेगा। तो CaCO3 का क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया किससे कराएंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, 2HCl, इसकी क्या बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। कैसे बना, देखिए CO को अलग करो तो Ca2 प्लस और यहाँ Cl माइनस, तो क्या बना CaCl2, क्योंकि 2 इसके नीचे लग जाएगी ना, कोई समस्या नहीं है। अम्ल व क्षारक में समानता, अम्ल व क्षारक में समानता मैंने एक तो पहले ही बता रखी है कि धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो ये देखो एक ही समानता है, समी अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। एक फ्लास्क, सेल, बैटरी, बल्ब और स्विच को चित्रानुसार लगाते हैं, चित्र देख लीजिए, नीचे देख लीजिए, उसमें क्या लेते हैं अम्ल H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर HCl ले लेंगे। स्विच लगाने पर, चालू करने पर बैटरी से विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, वो तो सबको ही पता है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में क्या लिया है हमने, 6 वोल्ट की तो बैटरी ली है, 6 वोल्ट की बैटरी, एक स्विच और एक बल्ब। ये तो स्विच हो गया, ये बल्ब हो गया, ये 6 वोल्ट की क्या होगी बैटरी, ये बीकर हो गया, और ये क्या है कील हो गई, और ये क्या है रबर कोर जिसमें कील धसी हुई है, और इसमें क्या ले गया डाइल्यूट H2SO4 ले लो या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके साथ क्या है, हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करेंगे तो विद्युत धारा तो बहेगी, तो इसमें से H प्लस आयन अलग होंगे और Cl माइनस आयन अलग होंगे, तो वो किसका निर्माण करेंगे, H प्लस अलग होंगे और Cl माइनस अलग होंगे, तो उससे क्या है विद्युत धारा और बल्ब जल जाएगा। यही क्रिया बता रहे हैं, इसमें बल्ब जल गया तो हमारा प्रयोग सक्सेसफुल। तो देख लीजिए यही बताएंगे, अम्लीय विलयन HCl का अपघटन हो जाता है और इसमें H प्लस आयन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मुक्त H प्लस आयन विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और इसमें इस चित्र में व्यवस्थित उपकरण बल्ब जलता है। तो यही क्रिया बताई थी, क्यों जला, क्योंकि H प्लस आयन है और Cl माइनस दोनों अलग हो गए तो क्रिया होने लगी तो विद्युत धारा बहने लगी, यही तो समस्या है। ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन उपयुक्त क्रियाकलाप लेने पर बल्ब नहीं जलता, क्योंकि इसमें मुक्त H प्लस आयन नहीं होते। क्योंकि आप देख सकते हैं ग्लूकोज और एल्कोहल में उसका C6H12O6 सूत्र होता है, तो उसमें क्या है कि H प्लस आयन क्या है मुक्त नहीं होते, वो किसी क्या है H2O साथ में रहते हैं, तो जुड़े हुए रहते हैं, तो इसलिए क्या है विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। तो ये आपका प्रयोग सक्सेसफुल। अब बात करते हैं नीचे, एक और क्वेश्चन बनता है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक कैसे क्रिया करते हैं। तो जलीय विलयन क्या है, जलीय विलयन मतलब H2O मतलब जल, वही तो लेंगे। तो अपने क्या लिया, HCl लिया और उसकी क्रिया किससे कराएंगे, H2O के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा H3O प्लस बनेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, आयन मतलब प्लस माइनस लग गया तो हाइड्रोनियम आयन, और क्या Cl माइनस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अम्ल जलीय विलयन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अम्लीय विलयन में H प्लस आयन जल के साथ जुड़ जाते हैं, अर्थात विलयन में मुक्त H प्लस आयन नहीं पाए जाते, यहाँ हाइड्रोनियम आयन H3O के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, क्षारक जल में कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और वैसे इसको उर्दू भाषा में क्षारक को क्या कहेंगे, भस्म या राख, और उसको क्या कहेंगे, तेजाब अम्ल को। क्षारक को जलीय विलयन में घोलने पर कौन सा आयन देंगे, OH माइनस, और अम्ल को घोलेंगे तो कौन सा आयन देंगे, H3O प्लस आयन, उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन। तो NaOH क्या है, क्षारक, उसकी क्रिया क्या है, जल के साथ कराई, तो इसको तोड़ो, बीच में से तोड़ेंगे तो Na प्लस बना और OH क्या बना, माइनस बना, Na प्लस OH क्या बना, माइनस, तो OH माइनस ही तो आयन निकल रहे हैं, ये हो गई ना बात। तो देख लो OH माइनस आयन देते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट आपका। अब आपके 3-4 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl HNO3 ये जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसी यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण क्यों नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ये पहले जो आपने प्रैक्टिकल किया है ना, उसके आंसर आएगा इसका, देख लीजिएगा। HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्लीय गुण के लिए हाइड्रोजन आयन ही कारण है, हाइड्रोजन आयन ही तो कारण है अम्लीय गुण। आपने पहले आर्नियस की परिभाषा के अनुसार बताया था ना उसने कि H प्लस आयन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो देख लीजिए, अम्लीय गुण के लिए हाइड्रोजन आयन ही कारण है। एल्कोहल व ग्लूकोज जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन क्या नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते, इसलिए ये क्या है, अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ध्यान से सुन रहे होंगे, अगर पढ़ रहे होंगे, तो आपको कहीं आवश्यकता कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी।
अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि H+ आयन पाए जाते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो कि विद्युत धारा का चालन करते हैं, प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, आपको वही बता दिए हैं आर्यनीय परिभाषा से। एक और क्वेश्चन क्या पूछता है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl गैस है, अम्ल नहीं है, गैस है। शुष्क लिटमस पत्र को क्यों नहीं बदलती है? ये गैस है, वो क्यों नहीं बदलती है? यानी सूखा लिटमस पत्र है और सूखी क्या है? गैस है। तो देखते हैं क्यों नहीं बदलती है, देखते हैं। शुष्क HCl गैस H+ आयन उत्पन्न नहीं करती। ये H+ आयन उत्पन्न नहीं करेगी HCl गैस, क्योंकि HCl अणु में H+ आयनों का निष्कासन जल की अनुपस्थिति में नहीं होता है। यानी जल नहीं है तो H+ आयन तो लिख लेंगे नहीं। इस कारण से H+ आयनों की अनुपस्थिति अर्थात अम्लीय गुण की अनुपस्थिति के कारण के शुष्क लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि सूखा है और वो किसी से क्रिया कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आयन ही मुक्त नहीं होंगे तो क्रिया कहां से होगी? नहीं होगी ना। तो वो लिटमस पत्र को क्यों बदलेगा नीले को लाल? सही है कि नहीं? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में? अब ये कह रहा है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। पहले क्या है? अम्ल लेना चाहिए, उसके बाद क्या मिलाना चाहिए? जल। ये तो क्या है? पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि क्या है ये बताएगा। क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। अम्ल को तनुकृत करते समय, तनुकृत मतलब पतला करते समय, इसमें जल कभी भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अम्ल को जल में मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा बहुत अधिक होती है। यानी ऊष्मा निकलेगी, धुआं निकलेगा बहुत, जिसके कारण मिश्रण पात्र से बाहर भी आ सकता है। यानी जो अंदर मिश्रण है वो क्या है, उस जिस पात्र में रखा है उससे बाहर भी आ सकता है, तथा समीप खड़े व्यक्ति को हानि भी हो सकती है। यानी उसके ऊपर अगर अम्ल गिर जाए तो उसको हानि भी हो सकती है। तो उसने बताया है कि अम्ल को किस में? जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। समझ में आई? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा दोस्तों। अब आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो देखिए, अम्ल को तनुकृत करते समय उसमें उपस्थित अनआयनित जल की मात्रा तो बढ़ती है, परंतु H3O+ की मात्रा वही रहती है। परिणाम स्वरूप H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता लगातार घटती जाती है। मान के चलो आपके पास क्या है? अम्ल। अब इस अम्ल में क्या है? अम्ल है आपके पास, इसमें क्या मिलाया आपने? पानी, वाटर मिलाया। अब इस वाटर में आप क्या करते हैं? इसको तनुकृत कर रहे हैं, यानी पतला कर रहे हैं। अब गाढ़ा है। आप कब तक मिलाते रहेंगे? यानी जो आयन है वो आयन दूर दूर हो जाएंगे, तो क्या है? सांद्रता तो घटेगी, इन आयनों की सांद्रता तो घटेगी। अगर तुम पानी मिला रहे हैं, कोई सांद्रता ये थोड़ी मिला रहे हैं कि H3O डालेंगे तभी तो H3O बढ़ेगा। अगर आप मिलाएंगे तो सांद्रता तो घटेगी पानी की अपेक्षा में। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- को सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? हवाल H+ की देखिए, हाइड्रोनियम आयन की, तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता क्या है? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य में क्या मिला रहे हैं? क्षारक ही तो मिला रहे हैं। अगर किसी क्षार में क्षार मिलाएंगे, अगर क्षार में, ये क्या है? क्षार हमारे पास, और इसमें क्या मिला रहे हैं? क्षारक ही तो मिला रहे हैं, क्षार ही तो मिला रहे हैं, तो इसकी सांद्रता तो बढ़ेगी, क्षारक की तो सांद्रता बढ़ेगी। तो यही तो बता रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं pH स्केल के बारे में। इससे बात एक बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आपकी सारी NCERT की बुक्स यहाँ कराई जाएंगी, बिल्कुल स्वीट सरल भाषा में, नो टेंशन। आपके सारा सिलेबस करवाया जाएगा, 10th, 9th, 6th, 7th, 8th सब। तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन pH स्केल की बात करेंगे।